Kashmir will gain its fundamental right to self-determination. उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। नमस्ते। पीओके में पिछले 24 घंटों में वो हुआ जिसने पाकिस्तान से लेकर भारत तक हलचल मचा दी है। स्थिति साफ बता रही है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, या यूं कहे कि पाकिस्तान ने खुद को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से जो तस्वीरें सामने आ रही है वे 1971 के उस दौर की याद दिला रही है जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश सुलग रहा था। वही गुस्सा, वही दमन और वही सत्ता की बर्बरता। आज पीओके की सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे हैं और लोग खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। लेकिन क्या यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है या फिर यह पाकिस्तान के एक और टुकड़े होने की शुरुआत है? अगर कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो हम आगे से वापस 10 मारेंगे, वापस छोड़ेंगे नहीं। ये जनरल कर्नल जरा जोर से बोलो। पीओके में हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेतृत्व में हजारों लोग मुजफ्फराबाद की सड़कों और मैदानों में डटे हुए हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए अपनी रेंजर्स टुकड़ियों को तैनात कर दिया है, लेकिन गोलियों और लाठियों का डर अब खत्म होता दिख रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब पाकिस्तान के पास अपने नेताओं और मंत्रियों के ऐशो आराम के लिए पैसे हैं तो पीओके की जनता को आटा और बिजली देने के लिए पैसे क्यों नहीं है? पीओके के लोगों का कहना है कि उनकी नदियों से बिजली बनाई जाती है और वही बिजली उन्हें सबसे महंगी बेची जा रही है। यह आर्थिक शोषण अब राजनीतिक क्रांति का रूप ले चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत की खामोशी। दिल्ली के गलियारों में जो सन्नाटा है वह पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। 1971 में भी भारत ने दुनिया को चेताया था और जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो इतिहास भूगोल में बदल गया। क्या पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पीओके के लिए कोई बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या ऑपरेशन पीओके की घड़ी नजदीक आ गई है? यह सवाल इस वक्त भारत से ज्यादा पाकिस्तान में पूछा जा रहा है, पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। पीओके में हालात अब सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस भीषण झड़प में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल लोग अस्पताल में पड़े हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की है, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। पूरे पीओके में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा है। स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद हैं और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पाकिस्तान की सरकार ने काट दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहरी दुनिया तक उनकी आवाज न पहुंच सके। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस इलाके की आबादी करीब 45 लाख से भी ज्यादा है। यह 45 लाख लोग अब एक सुर में पाकिस्तान से छुटकारा मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा रहा है जिसका उसने हमेशा शोषण किया है, लेकिन आज वही आबादी पाकिस्तान की सेना के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई है। इतिहासकार बताते हैं कि 1971 में भी ढाका की सड़कों पर ऐसा ही मंजर था। तब भी पाकिस्तान सेना ने अपनी ही आवाम पर गोलियां चलाई थी और नतीजा पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। आज मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ जैसे क्षेत्रों में जो गुस्सा दिख रहा है वह संकेत है कि इतिहास एक बार फिर से अपनी पुनरावृत्ति की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर उन्होंने और बल प्रयोग किया तो भारत को मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने का एक ठोस अंतर्राष्ट्रीयकरण मिल जाएगा। और यकीन मानिए, भारत इस बार केवल चेतावनी देकर नहीं रुकने वाला। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस मौके का इंतजार कर रहा था? पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और दुनिया भर में अखंड भारत की गूंज सुनाई दी है, उससे पाकिस्तान की रूह कांप उठी है। नई दिल्ली इस समय वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है।
भारत जानता है कि जब फल पक जाता है तो वह खुद ब खुद पेड़ से गिर जाता है। पाकिस्तान के लिए यह 1971 से भी बड़ा संकट है। 1971 में तो सिर्फ एक हिस्सा अलग हुआ था, लेकिन अगर आज पीओके हाथ से निकलता है तो गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान भी दूर नहीं है। और इसके बिना चीन का अरबों डॉलर का सीपीसी प्रोजेक्ट भी मिट्टी में मिल जाएगा। पाकिस्तान अपनी साख और जमीन दोनों बचाने की कोशिश में है, लेकिन उसकी अपनी ही जनता उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर चुकी है। पीओके में 1971 जैसी पटकथा लिखी जा चुकी है। को पाकिस्तानी जर्नलों और चीनी कारोबारियों ने मिलकर बांट दिया है और इनके बाप के ये बात नहीं है, इनके बाप के ये बात नहीं है। पर पाकिस्तान की चिंता यहीं तक सीमित नहीं है। यदि स्थिति और बिगड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। मानवाधिकारों से जुड़े सवाल पहले से ही उठ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह संकट इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है। यदि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्रों में असंतोष बढ़ता है तो उसका असर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी पर भी पड़ सकता है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब भी पाकिस्तान खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है तो वह अपने पुराने पिटारे से एक ही राग अलापता है, परमाणु बम की धमकी। इस्लामाबाद के हुक्मरान दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं कि अगर पीओके में कुछ भी हुआ तो वे परमाणु युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन 2026 का भारत अब इन धमकियों से नहीं डरता। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर देश की सुरक्षा और अखंडता पर आंच आई तो परमाणु हथियार केवल 100 पीस बनकर नहीं रहेंगे। यही नहीं, जब पाकिस्तान में कहीं भी विद्रोह उठता है तो पाकिस्तान मजहबी कार्ड खेलता है, लेकिन वही पाकिस्तान विद्रोह को कुचलने के लिए अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने से भी नहीं हिचकता है। बलूचिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, वजीरिस्तान, अफगानिस्तान और अब पीओके में भी पाकिस्तान उसी बर्बरता पर उतारू है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। उसके सबसे गहरे दोस्त चीन की नजरें भी अब केवल अपने कर्ज की वसूली पर है। पीओके में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन ने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी है जो 7 दशकों से कश्मीर को लेकर दुनिया के सामने फैलाता आ रहा था। आज दुनिया देख रही है कि असली जुल्म कहां हो रहा है और असली आजादी की चाहत कहां है। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना हर स्थिति के लिए तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब किसी बड़े युद्ध की बजाय हाइब्रिड वॉरफेयर और आंतरिक विद्रोह के जरिए पीओके को वापस लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। 1971 में भी मुक्ति वाहिनी ने अंदर से मोर्चा संभाला था और भारतीय सेना ने बाहर से सहयोग दिया था। पीओके में आज जो अवामी एक्शन कमेटी कर रही है वह कहीं न कहीं उस इतिहास की याद दिलाती है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस दबाव से गुजरी है उसका असर केवल कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक सीमित नहीं रहा। विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, मुद्रा पर दबाव बढ़ा है और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजरती है तो सबसे अधिक असर उन इलाकों पर पड़ता है जो पहले से विकास की दौड़ में पीछे हैं। पीओके भी उन्हीं इलाकों में गिना जाता है। पीओके में उठ रहे विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य के संघर्ष केवल पारंपरिक युद्धों से तय नहीं होंगे, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों की भी बड़ी भूमिका होगी। यही वजह है कि पीओके में हो रही घटनाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। अंत में बात केवल जमीन की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो बेहतर जीवन, विकास और स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बदले में उनके हाथ में पाकिस्तान ने कटोरा थमा दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां और जनता का असंतोष उसे कठिन मोड़ पर ले आया है। अब जरा पीओके की एक और तस्वीर देखिए, जहां आज कई लोग बिजली, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, वहीं भविष्य को लेकर भी अनेक सवाल खड़े हैं। नीलम और झेलम जैसी नदियां इस पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं और इनका बेहतर उपयोग स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें भी लूट रहा है।
मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे शहर जो आज राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र बने हैं, भविष्य में किस दिशा में जाएंगे ये आने वाला समय तय करेगा। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि इतिहास के पन्ने लगातार बदल रहे हैं और दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र एक बार फिर दुनिया के ध्यान का केंद्र बन चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।